हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीआरएफ अड्डा। माय नेम इज शीतल और मैं आपके पॉलिटिकल साइंस के एडुकेटर हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। और ये मेरा क्वालिफिकेशंस है। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ, हर रोज जो है फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ जो है दे रहा है जीआरएफ अड्डा एप्लीकेशन में। उसके साथ साथ हर संडे फुल लेंथ मॉक टेस्ट और हर 15 दिन में एक फ्री काउंसलिंग सेशन जो वो आपके लिए जीआरएफ अड्डा लेकर आ रहा है जीआरएफ अड्डा के एप्लीकेशन में। उसके लिए प्ले स्टोर जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके साथ साथ प्रीमियम कोर्स में किस तरीके से तैयारी होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी जो है वो ले लेते हैं। कंप्लीट लाइव कोर्स रहेगा। उस लाइव क्लास जो है ना, उसके नीचे आप लोगों को क्विजेस मिलेगा। उसके साथ साथ पीडीएफ, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो एक आपका स्टारी जो एक मेजर जीआरएफ अड्डा के प्रीमियम कोर्स में जो दिया जाता है वो है हैंडबुक। उसके साथ साथ डाउट क्लियरिंग सेशन हर कंप्लीट वीडियो कोर्स के साथ और 10 साल का पीवाईक्यू डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस के साथ 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और कंप्लीट स्टडी प्लानर जो ये पूरा प्रीमियम कोर्स के फीचर्स है। पेपर 1 और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस को लेकर बता रही हूँ मैं ये। और आपको सिर्फ पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ साथ आज जो है हम पढ़ने वाले हैं सार्क के बारे में। जैसे आप लोगों को पता होगा, जिस हिसाब से हमारे देश में पहलगाम अटैक जो है चल रहा है, उसकी वजह से सस्पेंशन किया गया था आपके कुछ फीचर जो है आपके पहलगाम से रिलेटेड। आपकी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ फैसला जो है लिया गया था, उसमें से सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम्स जो है वो सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। तो वो उसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे एंड में। बट उसी को चीज को पढ़ने से पहले हम सार्क के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपका रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है और यहाँ पर जो है ना आपके सार्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। और यहाँ पर शॉर्ट सवाल जो है आपका इस बार आएगा, क्योंकि जब बूमिंग टॉपिक होता है ना तो हमेशा यहाँ पर करंट अफेयर से रिलेटेड चीज या फिर आपके डिस्क्रिप्शन जो आपके सार्क से रिलेटेड उनसे सवाल जो है वो हमेशा आता है। सबसे पहले सार्क जो है कब स्टैब्लिश किया गया था? 8 दिसंबर 1985 को आपके सार्क जो वो स्टैब्लिश किया गया था। आपका हेडक्वार्टर जो वो काठमांडू नेपाल में है। इनका जो फाउंडिंग मेंबर्स है ना वो है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, आपका भूटान और मालदीव से। यानी कि 7 मेंबर्स जो है ना, आपका 7 मेंबर्स जो है आपके सार्क के फाउंडिंग मेंबर्स है। उसके बाद में अफगानिस्तान जो है वो ज्वाइन किया गया था 2007 में। और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है सार्क का वो क्या रहेगा? आपके रीजनल और कॉर्पोरेशन और डेवलपमेंट जो है साउथ एशिया में उसको प्रमोट करके रखना, यानी कि रीजन वाइज डिपेंडेंट है। और यहाँ पर कॉर्पोरेशन बना के रखना इन सारे कंट्रीज के बीच में और डेवलपमेंट होते रहना। तो ये साउथ एशिया का मेन ऑब्जेक्टिव है, यानी कि आपके साउथ एशियन कंट्रीज में मेन ऑब्जेक्टिव जो है सार्क का ये चीज रहने वाला है। की प्रिंसिपल जो वो है आपका सॉवरेन इक्वालिटी, यानी कि पूरे जो आपके जितने भी साउथ एशियन नेशंस है उसमें सॉवरेन इक्वालिटीज लेकर आना, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होना, नॉन इंटरफेरेंस इंटरनल मैटर में, यानी कि उनके अपने डोमेस्टिक मैटर्स जो होता है ना उसमें इंटरफेयर ना करना, वो उनका की प्रिंसिपल्स है। और उनका ऑफिशियल लैंग्वेज रहने वाला है आपका इंग्लिश। अब देखते हैं एरियाज ऑफ कॉर्पोरेशन। आपके सार्क कंट्रीज का जो एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन है वो सबसे पहले आएगा आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर रिसर्च होता है, डेवलपमेंट होता है, टेक्नोलॉजी को लेकर इनोवेशन जो वो होता है। यानी कि आपका एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट जो वो सेकंड नंबर पे आएगा, जहां पर सस्टेनेबल फार्मिंग, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट जो है वो डिस्कस किया जाता है। इन्वायरमेंटल और नेचुरल डिजास्टर, यहाँ पर इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए बात किया जाता है और डिजास्टर में किस तरीके से रिस्पॉन्स कर सकते हैं उसको बारे में जो है यहाँ पर चीजें चलती है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल डिजास्टर्स में। और उसके बाद इकोनॉमिक एंड ट्रेड। इकोनॉमिक में ऑब्वियसली ट्रेड एग्रीमेंट्स आएगा आपके देशों के बीच में, है ना, जिसकी वजह से आपका साफ्टा, आपके साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रीटी एग्रीमेंट, आपका साफ्टा SAPTA, पहले मैंने क्या बोला था? साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड ट्रीटी एग्रीमेंट साफ्टा बोला था। और उसके बाद दूसरा है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये दोनों चीज जो इंट्रोड्यूस किया गया था और ये ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंदर आता है। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स में यहाँ पर प्रेफरेंस के हिसाब से अपने ट्रेडिंग, आपका अगर किसी देश के साथ अच्छे रिलेशंस है तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो है जो टैक्सेस लगाते हैं वो रिड्यूस हो सकता है, उन अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अगर आप किसी के देश के साथ जो है आपका रिलेशन स्ट्रांग नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, तो आप उस हिसाब से अपने ट्रेड जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, टैक्सेस जो है वो डिसाइड कर सकता है। ये आपके साउथ एशियन
प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंदर आता है। उसके साथ साथ एक और है जो है आपके साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जहां पर फ्री ट्रेडिंग एग्रीमेंट जो है ना वो इस इलाके में होता है। तो ये इकोनॉमिक्स और ट्रेड के अंदर अंदर आता है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स बनाया जाता है, स्किल ट्रेनिंग जो है वो दिया जाता है, ठीक है। आपका जितने भी साउथ मेंबर्स है उस पे हेल्थ एंड पॉपुलेशन एक्टिविटीज, आपका हेल्थ एक्सेस जो है उसको लेकर, पॉपुलेशन प्लानिंग को लेकर भी यहाँ पर आपकी कॉर्पोरेशन में, एरियाज ऑफ कॉर्पोरेशन के अंदर जो है वो आते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है, कुछ ऐसे सर्टन प्रिंसिपल्स है सार्क का जो आपके इंटरनेशनल रिलेशन को पीसफुल बनाने में बहुत यूजफुल है। सबसे पहले आता है सॉवरेन इक्वालिटी, सेकंड नंबर पे आता है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी कि आपके टेरिटरी जो है ना उसमें पूरा तरीके से इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखना, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और नॉन इंटरफेरेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक आपके चीजों के ऊपर, इंटरनल चीजों के ऊपर इंटरफेरेंस नहीं करना, इंटरफेयर नहीं करना, और म्यूचुअल बेनिफिट, यानी कि आपस में ना दोनों कंट्री के बीच में म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए, यानी कि आपका भी फायदा मेरा भी फायदा, इसी तरीके से जो चलना चाहिए। तो ये आपका 5 ऐसे चीजें जो आपके सार्क के प्रिंसिपल्स है, जो इस बेसिस पे जो है सार्क जो है ना वो फंक्शंस होता है। अब देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सार्क कंट्रीज का। सार्क समिट जो है ना उसका जो है वो सबसे पहले आता है आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। सार्क का जो समिट है वो मीटिंग होती है और डिस्कस करती है अपने रीजनल इश्यूज के बारे में। सार्क में ना उन्होंने जैसे WTO में हर साल एक एनुअल मीटिंग होता है ना, इसी तरीके से सार्क में भी उनका जो हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो हर साल एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होगा, ये इसी तरीके से डिसाइड किया गया था। तो सार्क समिट सबसे पहले आता है, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जहां पे फॉरेन मिनिस्टर्स जो है वो हर साल अपने पॉलिसीज को लेकर कोऑर्डिनेट करता है, मीटिंग चलती है। उसके बाद आता है आपका स्टैंडिंग कमेटी, जिसमें फॉरेन सेक्रेटरीज जो है वो प्रिपेयर करते हैं हाई लेवल टॉक्स और उसका मीटिंग जो है वो कंडक्ट किया जाता है। फिर लास्ट में आता है टेक्निकल कमेटी, जो एक्सपर्ट्स है वो फोकस करते हैं कुछ एक स्पेसिफिक एरिया कॉर्पोरेशंस को लेकर, जहां पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट ओवरव्यू, सार्क की कुछ स्पेशलाइज्ड बॉडीज है उसका ओवरव्यू जो है वो अब देखेंगे यहाँ पर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा साउथ एशियन डेवलपमेंट फंड, ये फोकस करता है अपने डेवलपमेंट के लिए जो फंडिंग प्रोजेक्ट्स होता है ना उसके ऊपर जो है किस तरीके से सार्क नेशंस को डेवलप कर सकते हैं, उसके फंडिंग में जो है बेस करते हैं। और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ एशियन आपका जो है डेवलपमेंट फंड जो है ये रीजनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो कंडक्ट करवाता है। नेक्स्ट थिंग इज सार्सो, यानी कि साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये अपना स्टैंडर्ड जो है इंडस्ट्रीज और ट्रेड्स को लेकर बनाए चलते हैं, ताकि आपके सार्क कंट्रीज में जो है ना पूरा इकोनॉमी जो है स्टैंडर्डाइज कर सके, ठीक है। और लास्ट में आता है आपका साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, इसको तो आपको सभी लोगों को पता होगा। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, अगर आप लोगों ने किसी भी बच्चे ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तो उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा साउथ एशियन यूनिवर्सिटी किस चीज के लिए फेमस है। आपके IR अगर कोई मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस करना चाहते हो तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो है वो दिल्ली में लोकेटेड है और बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर हायर एजुकेशन जो प्रमोट करता है, रिसर्च प्रमोट करता है। यहाँ पर रिसर्च जो है PhD जो है बहुत बढ़िया होता है। अगर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का कोई भी बच्चा एनरोलमेंट करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। उसके साथ साथ मैं अब आप लोगों को बताने वाली हूँ कि सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम्स जो है वो क्या है, ठीक है। सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम्स जो है ना वो सार्क के जो कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज है, उसने उसके लिए लॉन्च किया गया था 1992 में। ये डिसीजन जो है फोर्थ सार्क समिट जो हुआ गया था आपके इस्लामाबाद में, ठीक है, यहाँ पर डिसाइड किया गया था 29 to 31 दिसंबर 1988। और ये एम करता है कि हर कोई इंसान जो वो कनेक्ट बना के रखे अपने सार्क नेशंस के साथ, यानी कि जो भी मैंने 8 नेशंस जो बताए गए थे ना उनके आपस में कंट्रीज में लोग जो है कांटेक्ट बना के रखे, ये इसका इस चीज के ऊपर एम करता है। इनका जो मेन पर्पस है वो है कुछ ऐसे स्पेशल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो दिया जाता है इन डिग्नेटरीज को, और उसके वजह से उन लोगों को वीजा रिक्वायरमेंट आपके सार्क कंट्रीज के अगेन अंदर जो है वो एग्जाम करा जाता है। यानी कि सार्क में भी कुछ आपके वीजा एग्जाम्पशन स्कीम जो होता है ना वो रखा रहता है, उसके वजह से जितने भी सार्क कंट्रीज है ना उसमें आप लोग स्पेशल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू उन कंट्रीज में विजिट कर सकता है। ये है सार्क वीजा एग्जाम्पशन स्कीम्स, ठीक है। इसका जो रिव्यू है वो करा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा, रेगुलर रिव्यू जो है वो लिया जाता है। और करंट स्टेटस जो है 24 कैटेगरीज जो है ना जो एंटाइटल है वो यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि डिग्निटरीज हो गया, जजेस हाई कोर्ट का, पार्लियामेंटेरियंस, सीनियर ऑफिशियल,
बिजनेसमैन, जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्समैन, ये सारे चीज जो है ना इन 24 कैटेगरीज जो है जो एंटाइटल है ऑलरेडी, इनको इंक्लूड करा जाता है। वीजा स्टिकर मिलता है जो इश्यू करा जाता है रिस्पेक्टिव मेंबर स्टेट्स के द्वारा, यानी कि अगर कोई पाकिस्तान से आ रहा है तो पाकिस्तान वाले वीजा स्टिकर इशू करेंगे, कोई इंडिया से आ रहा है और इंडिया से वो आपके मालदीव जाना चाह रहे हैं तो वहां पर जो है वीजा स्टिकर जो इंडिया के यहाँ से इशू करेगा, तो इसी तरीके से वाइस वर्सा बाकी आपके मेंबर कंट्रीज जो है उसी तरीके से वीजा स्टिकर्स जो है इशू करा जाता है। ये जो वीजा स्टिकर जो है ना 1 साल के लिए वैलिडिटी है, ये मार्क करिए क्योंकि ये आपका फ्यूचर ईयर क्वेश्चन भी हो सकता है। इसको मॉनिटर करने के लिए बार बार हर बार जो रिव्यू जो है वो करा जाता है। रिव्यू जो है आपके कौन करता है? इमिग्रेशन अथॉरिटीज जो सार्क मेंबर स्टेट्स है उनके द्वारा ये जो है रिव्यू करा जाता है, ठीक है। और आपका यहाँ पर जो है इसको एंटाइटल किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया था, वो यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया। इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू, आपके वैलिडिटी पीरियड जो 1 साल का, ये आपका फ्यूचर ईयर क्वेश्चन हो सकता है, ये सारे चीजें। और यहाँ पर जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम जो है वो क्या होता है और किस पर्पस के लिए यूज होता है और 1 साल का वैलिडिटी होता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आई होप। और बाकी ये जो पीडीएफ है अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस बाय जीआरएफ अड्डा को ज्वाइन करिए। उसी के साथ रोज 3 बजे मेरा सेशन जो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब में जीआरएफ अड्डा में, और उसी के साथ इग्निशन बैच जो है 19 मई से शुरू हो रहा है, उसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।